कर दो। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज जिस विषय पे हमें बात करनी है वह है वैचारिक परिभाषाएं। कोटेशन संख्या 1010 से लेकर कोटेशन संख्या 1017 तक इस पर हम बात करेंगे। इसमें हमने 4 बिंदु शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को अंजाम देंगे। देखिए, इसमें जो पहला बिंदु कहता है कि विचारकों तथा मार्गदर्शकों द्वारा विचार मंथन के माध्यम से निकाले गए निष्कर्ष यथार्थ होते हैं और उन निष्कर्षों को बिना विचारे लंबे समय तक लगातार आचरण में लाना परंपरा। देखिए, इसमें बात यह है कि जब विचारक और मार्गदर्शक विचार मंथन करते हैं किसी विशेष मुद्दे पर, किसी विशेष विषय पर, तब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वह निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जो यथार्थवादी हो, जो व्यवहारिक हो, जो धरातल पे एग्जीक्यूट किया जा सके। उसमें हम यह पाते हैं कि उन निष्कर्षों को जब हम लंबे समय तक बिना सोचे विचारे अपने व्यवहार में लाते हैं तो वो परंपरा का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए, हमारे यहाँ गोत्र से बाहर विवाह करने की परंपरा है। सबको पता है कि जब नजदीकी रिश्तों में विवाह होते हैं तो आनुवंशिकी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसी को दूर करने के लिए हम हमारे ऋषि मुनियों विचारकों ने गोत्र को आगे बढ़ाया। जब ये निष्कर्ष आम जनता के बीच लाया गया तब आम जनता ने उसे बिना सोचे विचारे या उस पर अधिक वाद विवाद किए उसे अपने जीवन में शामिल कर लिया। आज वो परंपरा का रूप ले चुका है। इसी तरह से जाति में विवाह करने की व्यवस्था है। इसके पीछे भी कारण है। देखिए, पहले के जमाने में हम हमारे यहाँ व्यवस्था अलग थी। जैसे कि अगर कोई लोहार परिवार है, अगर वहां कोई महिला किसी दूसरे व्यवसाय से आती तो उसे दिक्कत होती। इसीलिए लोहार के घर में लोहार के घर की बेटी ही जाती थी ताकि उसे दिक्कत, जो उनकी व्यवस्था है वह चलती रहे। इसी ने धीरे धीरे जाति का रूप ले लिया जो परंपरा बन गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब आम जन विचारकों के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को बिना सोचे विचारे या अधिक वाद विवाद ये अपना लेते हैं तो कालांतर में हम उसे परंपरा कहते हैं। अब आते हैं जो दूसरा है कि किसी कार्य के परिणाम की संभावना और यथार्थ के बीच का अंतर ही
सुख या दुख होता है। देखिए, इसमें बहुत गहरी बात कही गई है। पहली बात ये समझिए कि किसी कार्य है, कोई कार्य है, उसके परिणाम की संभावना और यथार्थ के बीच का अंतर ही सुख या दुख होता है। हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया हमने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया, हमारी अपेक्षा है कि हम अच्छे से पास कर जाएंगे, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं हो पाया किसी वजह से, तब हमें दुख होगा। या अगर हम सफल हो गए तो हमें सुख होगा। मतलब सुख दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं के ना पूर्ति दुख है। अगर हमें रसगुल्ला खाने की इच्छा है, जेब में पैसे हैं, जाकर मैंने खा लिया, सुख है। जेब में पैसे नहीं हैं, मुंह मारकर रह गए, तो फिर दुख है। उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि सुख और दुख की उत्पत्ति मन में होती है, बाहरी चीजों में सुख या दुख नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बता हूं, लाल गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक है, लेकिन उसी लाल गुलाब को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाइए जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, या इसकी प्रेमिका उससे पिछड़ गई है, वो उसको खराब लगेगा। मतलब ये हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है कि सुख क्या है, दुख क्या है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम चाहते उतना है नहीं, हमको उतना मिल जाता है, तो आदमी खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में जितना यथार्थवादी बनेंगे, उतना ही हमें कम दुख होगा। और जितना हम कल्पनाशील बनेंगे, अपेक्षाएं अधिक रखेंगे, हर चीज चाहेंगे कि अब हमारे मन के अनुसार हो, तो हमें दुख होगा। इसका निष्कर्ष है कि व्यक्ति को अपने परिणामों को ठीक ठाक आकलन करने की आदत डालनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा बिंदु है, सिद्धांत और व्यवहार के संतुलन से बने मन से नीति बनती है। देखिए, यहाँ पे बात की गई है नीति कि नीति क्या है। देखिए, नीति का मतलब है वह ब्लू प्रिंट जिससे हम अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। जब मार्गदर्शन जब हम नीति बनाते हैं तो हम दो बातें रखते हैं, सिद्धांत और व्यवहार। सिद्धांत और व्यवहार के बीच में संतुलन होना आवश्यक है। हम अति उच्च सिद्धांतवादी हैं और उसी के आधार पे हम नियम बना दें, कानून बना दें, जो व्यवहारिकता में संभव ही नहीं है, तब उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि वह नीति असफल हो जाएगी। इसीलिए किसी भी नीति को सफल होने के लिए सिद्धांत और व्यवहार में संतुलन होना जरूरी है। इस विषय पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो जो अंतिम जो बिंदु है, वह कहता है कि भारतीय जीवन पद्धति में
कुछ विचारक सामाजिक विषयों पर अनुसंधान करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। यही निष्कर्ष भावना प्रधान लोगों तक पहुंचता है और वह निष्कर्ष को उस निष्कर्ष को इस तरह से हम पहुंचाते हैं कि उसको लगे कि यह हमारा कर्तव्य है, और यही बाद में परंपरा कस्टम का रूप लेता है, या इसे हम धर्म भी कह सकते हैं। धर्म का मतलब क्या है? जो हमारा कर्तव्य है। एक पिता का कर्तव्य है अपने परिवार का पालन पोषण करे, एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की आज्ञा माने, या इसी तरह की और भी बातें हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य है अपने विद्यार्थी को शिक्षा दे। तो ये कहाँ से आती है? ये समाज के कुछ बुद्धिजीवी बैठते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, और उन निष्कर्षों को जो समाज है उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और यही परंपरा बनकर, धर्म बनकर समाज को चलाती है। अब इसमें एक दो कोटेशन और है, मैं इसमें बोल के रहा हूं। जैसे इसमें एक बात और कही गई है कि प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को भूत कहते हैं, और जो रहस्य हम सुलझा लेते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। देखिए, भूत विज्ञान जब पहले के जमाने में, जब विज्ञान का उतना वर्चस्व नहीं था, तो हम प्राकृतिक घटनाओं को दैविक घटना मानते थे, हम उनसे डरते थे। लेकिन समय के साथ हम जान गए, समझ गए कि यह एक प्राकृतिक घटना है, तो हमने डरना छोड़ दिया। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जब कोई बात रहस्य रहती है, वो भूत है, और जब वो रहस्य खुल जाता है तो वो विज्ञान है। इसके अलावा एक बात इसमें और कही गई है कि भ्रम और भूत एक दूसरे के पूरक होते हैं। बात भ्रम और भूत जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां पे भ्रम है वहां पे भूत है। अगर आप किसी मामले में अस्पष्ट नहीं हैं तो आप डरेंगे, हिचकेंगे। लेकिन जब आपके पास स्पष्टता होती है तब आप उससे डरते नहीं हैं, हिचकते नहीं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें रेशनल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना चाहिए। तो ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाबा जी, आप अपनी बात रखेंगे पहले? जैसा आप सोचिए, पहले आप रख दीजिए ना। जी बाबा जी। टाइम टाइम है ही है अभी। जी जी, ठीक है। मैं आप थोड़ा या सा, बाबा जी मैं रख दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, चलिए जी, रखिए। एक तो जब हम दुनिया की बात करते हैं तो जैसे हम जानते ही हैं कि अधिकांशतः लोग भावना प्रधान और उसके बाद बुद्धि प्रधान जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है। अगर हम आंकड़ा देखें तो 90% अगर हम भावना प्रधान मान लें, उसमें भी जो 10% बुद्धि प्रधान है उसमें भी विचारकों का जो प्रतिशत होता है, जो मार्गदर्शक होते हैं, उनकी संख्या लगभग 1% से भी बहुत कम आ जाती है।
अब ये विचार जो है मार्गदर्शन करते कैसे हैं विचारक? तो सबसे पहले हर मनुष्य में जो है वो चिंतन होता है। चिंतन के बाद जो है चिंतन एक व्यक्ति अकेला भी कर सकता है। फिर वो बैठते हैं, उसके बाद मंथन करते हैं। उसी मंथन को हम लोग समुद्र के मंथन कहते हैं। वो 2 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, कुछ समूह हो सकता है और हम लोग भी अगर देखेंगे तो हम लोग जो है वो विचार मंथन करते हैं। वो मंथन वैसा ही मंथन है जैसा कुंभ हुआ था और उस कुंभ से अमृत निकलता है। तो जब मंथन होता है तो उस मंथन से कुछ निष्कर्ष निकलता है, कुछ परिणाम निकलता है और वो परिणाम जो है उसको कई स्तर पर जो है उस पर चर्चा होती है, उस पर तर्क-वितर्क होता है। जब सभी प्रकार के तर्क-वितर्क से चर्चाओं से वो पारित हो जाता है, तब जाकर के वो व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही विचारक जो है वो मार्गदर्शन करते हैं समाज का। तो हमारी जो प्राचीन जो परंपरा रही है उसमें शास्त्रार्थ का बड़ा महत्व रहा है और वहाँ से कुछ जो निकला, वो जो निष्कर्ष निकालते थे उन्हीं को हम लोगों ने ब्राह्मण या मार्गदर्शक कहा है। तो इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, वैचारिक होते हैं और बाकी सब इनके फॉलोवर होते हैं, जो भी वो यथार्थ निकाल कर देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। लगभग दुनिया में अगर हम साइंस को देखें तो साइंस में भी यही पैटर्न अपनाया जाता है। वहाँ पर भी अगर कोई साइंटिफिक खोज होती है तो उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भेजा जाता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब उसे सारे के सारे साइंटिस्ट या लैब उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं, तब मान लिया जाता है कि वो जो है, वो सिद्धांत अब को जो है व्यवहार में लाया जा सकता है। लेकिन वो सिद्धांत तभी तक सिद्धांत रहता है जब तक उसको नया नया विचार या नई थ्योरी चुनौती ना दे दे। अर्थात हम ये भी ना मान लें कि वो जो है अंतिम है। उसके बाद अगर कोई नया विचार आता है, तर्कपूर्ण तरीके से चुनौती देकर उसे काट देता है, तो जो नया विचार है वह स्थापित हो जाता है। कोई ऐसा नया इन्वेंशन होता है, जो पुरानी किसी खोज को, किसी डिस्कवरी को अगर जो है काट देता है, तो फिर जो नई थ्योरी है, वो हमारी समाज में लागू हो जाती है। तो यही काम जो होता है विचारकों का, नया विचार देना और विचारक मौलिक होते हैं। अर्थात हो सकता है उन्होंने दूसरों से कहीं से कुछ सीखा हो, किसी महापुरुष को का भी आचरण जो है अनुसरण में लिया हो, कुछ उनसे भी प्रेरित हुए हों, लेकिन उनके पास कुछ अपना मूल होता है, मौलिक होता है। उन्हें ही हम लोग जो है विचारक या मार्गदर्शक की भूमिका में रखते हैं, अर्थात जो लीक से हट कर के भी जो है एक विचार दे सकते हैं। दूसरा जो कोटेशन है, किसी कार्य के परिणाम की संभावना और यथार्थ के बीच का अंतर सुख या दुःख है। तो हम हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी हाई रहेगी, ज़ाहिर-सी बात है उतना ही दुःख होगा। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति को अगर ट्रेन पकड़नी है और 9 बजे की ट्रेन है और वो आ जाता है 7 बजे ही आकर स्टेशन पर या 8 बजे बैठ जाता है और उसे पता चलता है कि ट्रेन जो है 2 घंटा और लेट है, 11 बजे आएगी, तो वो थोड़ा-सा दुखी होगा। लेकिन एक व्यक्ति को अगर ट्रेन 9 बजे पकड़नी है और वो व्यक्ति जो है थोड़ा-सा लेट हो जाता है, वो आते-आते उसको 10 बज जाता है। वो कहीं ट्रैफ़िक में फँस जाता है और वो 1 घंटे बाद पहुँचता है, उसे पता चलता है कि ट्रेन 9 बजे की जगह 10 बजे जाएगी या साढ़े 10 बजे जाएगी, तो वही व्यक्ति प्रसन्न होता है। क्योंकि जो पहले व्यक्ति जाकर जो आकर के बैठा था स्टेशन पे, जो 8 बजे से आ गया था, वो तो देखा जाए तो अपने सही समय पर आया है, लेकिन ट्रेन लेट हो गई है तो उसकी जो उम्मीद थी कि सही समय पर निकलेंगे, उसके अनुसार अगर काम नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो देखते हैं, जो देर से आता है और ट्रेन मिल जाती है, तो वहाँ पर वो प्रसन्न हो जाता है। तो दोनों को देखें तो दोनों ने अपनी-अपनी स्थितियों का आकलन जो है वो अलग-अलग किया। हम लोग एक कहानी सुनते हैं, एक व्यक्ति की कि वो अपनी एक बेटी की शादी किसान के यहाँ कर देता है, एक बेटी की कुम्हार के यहाँ कर देता है। जब कुम्हार के यहाँ जाता है तो कुम्हार कहता है कि इस साल कम बारिश हो तो अच्छा रहेगा और वही अपनी किसान बेटी के यहाँ जाता है जिसका पति किसान है, तो कहती है कि इस साल अच्छी बारिश हो जिससे फसल हो। तो एक ही चीज़ है वो दोनों के लिए है, दृष्टिकोण अलग-अलग हो जाता है, दोनों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यही जो है सुख और दुःख है। अर्थात हम लोग जो है जितना यथार्थपरक जो हमारा दूरदर्शिता रहेगी, हमारा निर्णय रहेगा, तो हमें दुःख कम होगा और हम यथार्थ और संभावना के मध्य जितनी अधिक दूरी रखेंगे, उतना ही अधिक दुःख हमारा बढ़ेगा। तीसरा जो कोटेशन है, सिद्धांत और व्यवहार के संतुलन से मार्गदर्शन से नीति बनती है। नीति क्या है? नीति का बेसिक अर्थ देखा जाए तो नीति शब्द
नियम शब्द को ही कहा गया है। नियम का अर्थ क्या है? कानून या लॉ। तो नीति बेसिकली, नीति जो है वो लॉ को कहा जाता है, कानून को कहा जाता है। ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई नीति, ऐसा कोई सिद्धांत जो सुनने में बहुत अच्छा है, आकर्षक है, किंतु व्यवहारिक नहीं है। जैसे एक उदाहरण दूं, अभी विवाह की जो उम्र बढ़ा दी गई है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप वासना को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो ये व्यवहारिक नहीं है। तो यहाँ सिद्धांत और व्यवहार जो है वो एक दूसरे से बहुत अधिक दूर हो जाते हैं, और ऐसी नीतियां असफल होती हैं, उसके कारण अपराधों की संख्या बढ़ती है। सरकार यदि व्यवहारिक निर्णय ले सैद्धांतिक की तुलना में, तो अपराधों की संख्या घट जाएगी। इसी प्रकार से कई प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे छुआछूत है या कई प्रकार के असामाजिक कार्य हैं जो आपराधिक नहीं है, सरकार क्या करती है, उनको बहुत अधिक जो है उनमें हस्तक्षेप करती है या ठीक करने का प्रयास करती है। उसके कारण से जो है अपना मूल काम भी नहीं कर पाती है। तो सिद्धांत के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि महिला सशक्तिकरण हो गया, दलित सशक्तिकरण हो गया, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है कि सरकार के पास एक सीमा है और सरकार उस सीमा से अधिक काम नहीं कर सकती है। तो सरकार अगर व्यवहारिक होकर के चले तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगी। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी कोई साथी रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, अन्यथा बाबा जी रखना चाहें तो रख सकते हैं। हाँ बताइए भाई, कोई और अगर किसी को पहले बोलना हो तो मेरे पहले बोल सकते हैं, या फिर मेरे बाद बोल सकते हैं। मुनि जी, थोड़ा मैं बोलना चाह रहा। हाँ बताइए। हमारे भारत में प्राचीन समय में भी बहुत मतलब महापुरुष विचारक पैदा हुए हैं और आगे भविष्य में भी होते रहेंगे। लेकिन जो विचारक होते हैं उनके दिमाग में एक नहीं हजारों समस्याएं गूंजती हैं। किन किन समस्याओं का निराकरण करें। तो विचारक कोई साधारण पुरुष नहीं होता। हम उसको उन्हें मतलब महापुरुष ही कह सकते हैं। अ, करोड़ों मतलब देश में करोड़ों अरबों जनसंख्या पैदा हो जन मतलब पुरुष जन्म लेते हैं, लेकिन महापुरुष तो बहुत मतलब लाखों में एक आध ही जन्म लेता है, जो देश धर्म और संस्कृति पर, राष्ट्र पर तमाम मतलब उनका चिंतन मंथन रहता है। हमारे देश में जो भी चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उन्होंने जो है समाज को कुछ ना कुछ दिया ही है। तो मतलब उन विचारक मतलब जो विचार हैं, मन मस्तिष्क आंतरिक भावनाओं से जो विचार दिमाग में ओतप्रोत होते हैं, वो विचार मतलब दूसरों को दिए जाते हैं। और जो तमाम जीवन की सामाजिक समस्याएं हैं, उन उन समस्याओं पर भी जो है चिंतन मंथन विचारकों का होता है। विचारक मतलब जो भावना प्रधान लोग होते हैं, जो भी निष्कर्ष निकल के आता है वो उनको दिया जाता है और वो उसका कर्तव्य समझ लेते हैं। ये बात सही है। लेकिन विचारक हमारे भारत में जो है अब धीरे धीरे बहुत कम मतलब तैयार हो रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व काफी विचारक थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी भी अपने समय के एक विचारक थे। लोकमान्य तिलक और राजा राम मोहन राय जी भी समाज सुधारक भी थे और विचारक भी थे, ऋषि दयानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद। तो ये हमारे जो है जो भी महापुरुष, जब जब हमारे भारत में ऐसी महान आत्माएं उत्पन्न होती हैं, शरीर धारण करती हैं, तब तब कुछ ना कुछ दे के ही जाती हैं। और विचार विचार मतलब एक ईश्वरी देन है, प्रकृति की देन है, जो मनुष्य के अंदर जिनके अच्छे विचार भावना अंदर, जिनकी मतलब परहित की भावना होती है, कुछ देश धर्म संस्कृति के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, जो विचार मतलब मतलब एक समाज को लेके, समाज के बारे में चिंतन करते हैं, उन विचारों को मतलब समाज को जो महापुरुष देते हैं, वो उनको जनता प्राप्त करती है, उसका लाभ भी उठाती है।
विचारों को मतलब अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ऐसा मेरा विचार है। बस इतना ही ठीक है कहूंगा। जी, ठीक है। कोई और साथी कुछ जी, कहना चाहें? मैं आपको अपनी बात बता दूं। जी बाबा जी। विचारक परिस्थिति अनुसार बनते हैं। विचारक हमेशा नहीं बनते। जब समाज में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब समाज में विकृति आ गई, समाज के परिणाम अच्छे नहीं निकल रहे हैं, तब समाज विचारक की जरूरत महसूस करता है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में विचारक नहीं के बराबर बनते हैं। लेकिन विचार मंथन हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि परिस्थिति के अनुसार विचारक बनते ही हैं। अब आपको लगेगा कि दो विपरीत बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि समाज में विचार मंथन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। उस विचार मंथन के माध्यम से नए नए विचारक तैयार होते हैं। जो विचारक तैयार होते हैं वो समाज में परिस्थिति अनुसार नए विचार देते हैं, और समाज उनको उन विचारों को मान लेता है। तब वे विचारक बन जाते हैं। ये दोनों बातें एक साथ चलती रहती हैं। यह बात सही है कि प्राचीन समय में विचारक अधिक तैयार होते थे, विचार मंथन अधिक होता था। धीरे धीरे विचारकों का अभाव होता चला गया। यह बात भी समझ में आ रही है। और जब विचारकों का अभाव पैदा हुआ, तब नए विचारकों की जरूरत महसूस हुई और नए विचारक तैयार हुए। स्वामी दयानंद विचारक थे, गांधी विचारक थे, विवेकानंद विचारक थे। अब गांधी ने आपको विचार दिया। अगर गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो शायद हो सकता है कि गांधी का विचार और ज्यादा कामयाब होता। हो सकता है। अब गांधी की हत्या हो गई तो भाई हम यह नहीं कह सकते कि गांधी समस्याओं का अच्छा समाधान करते या गांधी डुबा देते। आप
कह नहीं सकते इस बात को। ये बातें इस प्रकार की आपके सामने आई हैं गांधी के विषय में भी, और आगे हमें नए नए विचारक तैयार तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, तो आप समाज को देंगे क्या? क्योंकि सबसे पहले होगा चिंतन। चिंतन कौन करता है? विचारक। सबसे पहले होगा चिंतन। चिंतन के बाद आप लोगों के बीच में बैठकर ये जो प्रक्रिया हो रही है, हम लोग जो बैठे हुए हैं अभी, हम लोग बैठे हुए हैं 17 लोग। ये 17 लोग हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मंथन। अब किसी विचारक ने चिंतन किया और उस चिंतन को आप 17 लोगों के सामने रखा। उस विचारक ने अपनी बात रखी, 17 लोगों ने मंथन किया, और इन 17 लोगों ने मंथन करके निष्कर्ष निकाला। जो निष्कर्ष आपने निकाला वह निष्कर्ष समाज के सामने गया। ये हुआ मंथन और निष्कर्ष। अब समाज में उस आपके विचार निकाले गए निष्कर्ष पर मंथन होगा। समाज में सैकड़ों लोग उस पर मंथन करेंगे और मंथन करके कोई निष्कर्ष निकालेंगे, और उस निष्कर्ष पर कुंभ में विचार होगा। अब कुंभ में आजकल, कुंभ में विचार तो होता नहीं है आजकल। कुंभ में तो प्रचार होता है, लेकिन उसको आप कुंभ मान लीजिए, आगे जो जैसा मानना हो वैसा मान लीजिए। फिर वो विचार चिंतन मंथन होता है, निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद फिर बहस शुरू होती है, और बहस शुरू हो करके और वो समाज के सामने जाता है। यही वास्तविक प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया से आगे समाज चलता रहेगा। ये बात आपके सामने मैंने महत्वपूर्ण रखी है कि समाज इसी तरह आगे चल करके चलता रहेगा। समाज में नए नए विचार आएंगे, चिंतन होगा, मंथन होगा, निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष समाज के बीच में जाएगा, समाज उस पर डिस्कस करेगा। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए, चलती रहती है, चाहिए भी और है भी। यही बात आपके सामने आज ब्रजेश जी ने रखी है।
हम लोग जो कर रहे हैं वह कोई ऐसा, हम लोग कोई विलक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं जो समाज में नहीं होता आया है। ऐसा होता रहता है और हो चलता रहना चाहिए। यही मोटी मोटी बात है। आगे आप अगर कोई बात अगर इस पर पूछेंगे, कोई बात पूछेंगे तो और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस विषय पर। बस मैंने आपको इतना बताया है कि हम लोग जो कर रहे हैं वह समाज में चलते रहना चाहिए। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हमेशा जारी रखिए। यही मोटी बात मैंने आपके सामने रखी है। अब आप कोई बात पूछिएगा तो और बात आगे बढ़ जाएगी। यही बात। बाकी के साथ बताइए। हाँ, बताइए। कुछ ब्रजेश जी बोल रहे थे। बाबा जी, मैं कह रहा हूँ बाकी के साथी अपनी सकते हैं। हाँ, आदरणीय मोहन जी, नरेंद्र जी, पवनजय जी, कोई भी साथी शुरू करें। भैया कोई प्रश्न कर रहा हो तो कर सकते हैं। हेलो। हाँ, बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज की जो विषय है उस पर बात जिसे है हो रही है कि जो विचारक लोग अपनी बात को निष्कर्ष के रूप में सत्य के जो अत्यधिक नजदीक पहुंचा कर निकालते हैं और जो जिस समय उस निष्कर्ष को विचारकों के द्वारा निकाला जाता है उस समय की समस्याओं के निराकरण के लिए वह समाधान उचित होता है, लेकिन वही जो निष्कर्ष है वह समाधान के रूप में चलता है और बहुत समय बीतने के बाद में उसको परंपरा के रूप में समाज में जो भावना प्रधान व्यक्ति रहते हैं उसको मान लेते हैं, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार समस्याएं भी बदलती रहती है और उस समस्या का समाधान में भी सुधार करना पड़ता है। तो अगर हम विचारकों के द्वारा पुनः जो है वर्तमान स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें सुधार नहीं करते हैं और उस परंपरा के रूप में हम रूढ़ हो जाते हैं, तो फिर समाज में उसका निष्कर्ष जो है या उसका परिणाम जो है वो गलत देखने को मिलता है, गलत समझने को मिलता है। इसलिए जो भी
समस्याएं हैं उस पर चिंतन मंथन और उसकी प्रासंगिकता पर सदैव जो है तो निरंतरता के अनुसार उसका जांच परख होते रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि जो हम भ्रम की जो स्थिति रहती है, जो किसी कार्य के परिणाम की संभावना और यथार्थ के बीच सुख दुख की बात है, तो हम जब देखते हैं कि अगर हम सपनों के दुनिया में या जो हमारा मन का दौड़ है उस पर अगर हम चलने लगते हैं तो हमारी कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है और हम उसको प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बातों पर सुख और दुख का जो आकलन है उसको करना पड़ता है। जब हम अपनी सामर्थ्य को हमारे अंदर जो किसी कार्य को करने के लिए या कोई हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को पर पहुंचने के लिए जब हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कल्पना करते हैं या योजना बनाते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत रूप में हो, पारिवारिक या समूह के रूप में हो, और वहां तक अगर हम पहुंचते हैं तो हमें संतुष्टि सुख मिलता है और उससे और अगर अधिक हमें मिल जाता है तो हमें और अधिक सुख मिलता है। लेकिन हम किसी कारणवश अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, हम फेल होते हैं तो हमें दुख मिलता है। जिस प्रकार की अभी हम देखे थे कि जब इसरो से हमारे वैज्ञानिक लोग जो हैं वो चंद्रमा पर पहुंचने के लिए अपना जो है यहाँ से जो रॉकेट गया था वो बीच में नहीं पहुंच पाया और फेल हो गया था, तो बड़े दुखी हुए थे सब। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको दिलासा और साहस दिलाया कि कोई बात नहीं है, फिर जो है प्रयास किया जाएगा। और जब तीसरा बार दूसरा बार प्रयास किए तो पहुंच गए। तो ये सुख दुख का जो है परिकल्पना चलते रहता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, जो समझदार व्यक्ति रहते हैं, वो इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, न ज्यादा सुखी होते हैं न दुखी होते हैं। हो सकता है कि हमने मास्टरी का इंटरव्यू हुआ, शिक्षक का इंटरव्यू हुआ, उसमें प्राइमरी से लेकर और कॉलेज के प्रोफेसर तक का चुनाव होना है। वो अगर हमने बनाया कि चलो हो सकता है कि हमें मिडिल तक भी मिल जाएगा तो कोई बात नहीं है, और आगे और मिल गया तो ठीक है। तो अगर हम हाई स्कूल का लेक्चरर का मिल जाता है तो हम अति प्रसन्न होते हैं, और वही हमें अगर कहीं प्राइमरी का मिलता है तो थोड़ा दुख होता है। ये जो है प्रक्रियाएं सुख दुख का जो हमारा आकलन होता है उस पर डिपेंड होता है। लेकिन कभी कभी जो है आकस्मिक कोई घटनाएं घट जाती हैं
जो हम कभी सोचते नहीं है कि हमारे साथ ऐसा होगा। कभी दुर्घटना हो जाता है, कभी तूफान है, आंधी है, बाढ़ है। इससे जब कोई घटना हो जाती है तब उससे आदमी जो है दुखात्मक की स्थिति में जाता है। तो ये सब जो है तो कल्पनाएं हैं। तो बाकी और बिंदु हैं जिन पर कि हमारे साथी जो हैं अपनी चर्चा को और रखेंगे। मैं अपनी बात को ही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदर। चलिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग जो कर रहे हैं यही चिंतन है, यही मंथन है। इसी से निष्कर्ष निकलेगा। आपको जैसे एक बात बताऊं मैं कि हमारे चिंतन मंथन से निष्कर्ष निकलेगा, वह निष्कर्ष ही समाज के बीच में जाएगा। समाज उस पर फिर चिंतन करेगा और एक बहस होगी। जैसे आपको मैं ये एक एक घटना बता दूं। सच्चाई ये है कि मनुष्य जब मंथन करता है, निष्कर्ष निकालता है, तब वह निष्कर्ष समाज के बीच में जाता है। जैसे तुलसी, तुलसी को रोज पानी देना चाहिए। यह वास्तव में तुलसी को रोज पानी देना चाहिए, यह एक निष्कर्ष है। विद्वानों ने निकाला है। हम जैसे, आप जैसे लोगों ने बैठकर इस बात को सोचा है कि तुलसी के पौधे को रोज पानी चाहिए, पीपल के पौधे को बहुत अधिक पानी चाहिए, तुलसी से 10 गुना ज्यादा। तो पीपल के पौधे को बहुत पानी चाहिए और तुलसी के पौधे को थोड़ा पानी चाहिए। यह वैज्ञानिक निष्कर्ष है। और यह जो निष्कर्ष है, यही निष्कर्ष वास्तव में धर्म के नाम पर समाज को दिया जाता है। धर्म के नाम पर समाज को हम क्या देते हैं? समाज को हम निष्कर्ष देते हैं, धर्म के नाम पर देते हैं। यही, यह निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है, वही वास्तव में धर्म है। यह निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया धर्म है और धर्म के माध्यम से हम समाज को वह निष्कर्ष देते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा निष्कर्ष समाज तक ठीक ठाक प्रचारित नहीं हो पाता।
वह धर्म के रूप में नहीं जा पाता है, तब विकृति पैदा होती है। और तब विदेशी संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी हो जाती है। अगर कोई हमारी संस्कृति को अमान्य करके अगर कोई विदेशी संस्कृति या गलत बात समाज में प्रचलित होती है तो उसका दोषी कौन है? उसके दोषी हुए हम और आपने मिलकर समाज के सामने यथा स्थिति को सत्य तरीके से नहीं रखा। हम दोषी हैं इसके लिए। यही मोटी मोटी बात यही है। तो अब इसको आप इस तरह समाप्त कीजिए अपनी बात को कि यह चिंतन हमेशा धार्मिक क्रिया के रूप में जारी रहना चाहिए। यह एक धार्मिक क्रिया है और यह जारी रहना चाहिए और इसी तरह जारी रहेगा आगे। तो समाज के बीच में यथार्थ आएगा, बहस होगी, बहस होकर के कुछ निकलेगा तो वो समाज के बीच में जाएगा। मैं आपको मोटी मोटी बात बता दिया। आप कोई बात और पूछना हो तो आप अभी पूछ लीजिए। अभी 5-7 मिनट बचा है और फिर आगे आपकी चर्चा जारी रहेगी। किसी साथी को कोई प्रश्न रखना है तो प्रश्न रख सकते हैं। इसको आप यह मान कर चलिए कि जो हम लोग कर रहे हैं यही धर्म है। हम कोई धर्म से अलग कार्य नहीं कर रहे हैं। चिंतन करते रहिए, मंथन करते रहिए, निष्कर्ष निकालते रहिए। जो गलत होगा निष्कर्ष छट जाएगा, सही होगा समाज मान लेगा। बताइए और कोई बात। चलिए, कोई प्रश्न अगर नहीं है तो कोई बात ज्ञानेंद्र जी पूछना चाहें? राजेश प्रजापति जी या मनोज जी, कमल सिंह जी, माता प्रसाद जी, अभी तो लगभग सब साथी हमारे रह गए हैं। मतलब आप सीधा ये समझिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं यही धर्म है। ठीक है। हेलो। हाँ, बताइए। बताइए श्रीकांत जी।
देखिए, हर ढंग से आप 4-5 कोण से मैं बता रहा हूँ कि वैचारिकी जो जिस वैचारिकी की आप लोग चर्चा कर रहे हैं वो युग धर्म है। हर युग में ही होता है, चाहे अनचाहे, कोई सोचता है चाहे नहीं सोचता है। हर 20 साल के बाद मेंटालिटी बदल जाता है। हर 20 साल के बाद एक युग धर्म निभाने वाले कुछ लोग आते हैं, कुछ उनको संगठन बनाते हैं, गिरोह बनाते हैं। हर 50 साल के बाद एक बार ये धरती पलटी मार जाती है। मतलब वैचारिकी, धरती की वैचारिकी एक पलटी मार देती है। हर 100 साल के बाद तो बहुत बड़े बड़े चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा बड़ा हंगामा, आंदोलन हर जगह भारत में। गीता जी में भी ये किशन महाराज ने कहा है, किशन महाराज ने जो भी कहा है वो उपनिषद से लेकर के कहा है। उपनिषद में, उपनिषद कैसे होता था, जैसे आप लोग 17 आदमी बैठे हुए हैं, वैसे ये 100-200 लोग जंगल में ऋषि महर्षियों के का जो आश्रम होता था वहां पर बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको कहिए या एनुअल कॉन्फ्रेंस करिए, ऐसा होता था। साल में एक बार महासम्मेलन करके देश के सारे मनीषी लोग बैठते थे, एक रेजोल्यूशन पास करते थे, एक युग धर्म पास करते थे कि इस युग की क्या हो सकता है। विचारक को अपने युग में जीना होता है, अतीत में, क्योंकि युग में जब जिएगा तो उस भविष्य का जो रास्ता है क्लियर होता है, भविष्य का रास्ता बनता है। आज विचार कर रहे हैं तो ये कल, ये आएगा, इसका फलाफल जो है कल आएगा। और जो दुखी लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो अतीत में सोचते रहते हैं। तो इसलिए महात्मा जी ने भी कहा कि अतीत झांकने के लिए, अतीत देख देख करके चलने के लिए नहीं, नहीं पीछे देखते रहोगे आगे चलते रहोगे तो गिर जाओगे। ये जब 1935 में तीसरी बार कांग्रेस टूटी तो ये जो अभी आप लोग बात कर रहे हैं वैचारिकी के, और वैचारिकी और निष्कर्ष की जो बात कर रहे हैं, ये मेन थॉट था जब सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1935 में, तो कांग्रेस को तोड़ करके। तो ये आवश्यक है, इसका फलाफल नहीं भी दिखाई पड़ता है, नहीं भी आता है, लेकिन कहीं न कहीं वायुमंडल में रहता है और कभी न कभी वो आकार ले लेता है किसी न किसी तरह से। आजकल भी ये सब बहुत चीज हो रहा है। बहुत दिन से सुलग रहा था नेपाल, एक दिन भवन पे। अब आप लोग सीधा अपनी चर्चा को जारी रखिए और यह मानकर चलिए कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं यही धर्म है, और इसी कार्य से आगे समाज में नए नए विचारक तैयार होंगे, विचार तैयार होंगे, धर्म के लोग धर्म पर आचरण करेंगे, या इसी तरह चलता रहेगा। बहुत लाइन बिल्कुल ठीक है, और इसी को धर्म मानकर हम लगातार विचार मंथन करते रहें। बस इतनी बात आपके सामने मैंने रखी है। बाकी के साथी बताएं। हाँ, अब आप चलाते रहिएगा अपनी बात। ठीक है। जी बाबा जी। हाँ, राजेश जी, आपको कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। जी भैया, वो मुनि जी जो कह रहे हैं भैया बिल्कुल सही है। मैं भी अपने आप को कुछ आप ही लोग के मेजॉरिटी का मानता हूँ और विचारक भी मानता हूँ। और
मेरा बस थोड़ा सा कभी ये लगता है भैया कि समाज में देखता हूँ कि 99% लोग मेरे को भावनात्मक ही दिखते हैं और भावना में बहने वाले दिखते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि जो विचारक होते हैं, निष्कर्ष निकालने वाले होते हैं और बात रखने वाले होते हैं, वो कई बार ऐसी स्थिति आती है वो समाज में उपेक्षित उपेक्षित हो जाते हैं। ऐसा भी स्थिति आती है, लेकिन वे हिम चूँकि उनका मनोबल इतना मजबूत होता है, वो हिम्मत नहीं हारते और उनको ये विश्वास होता है कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ और जो काम कर रहा हूँ, यह इससे दूसरे का भला है और समाज में लोग बहकने वाले जो हैं, वह ऐसे विचारों से कम बहकेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुनि जी अब धीरे-धीरे थकते जा रहे हैं। तो हम लोग का जो ग्रुप है, जो विचार मंथन का ग्रुप है, ये मजबूती मतलब इसको मजबूती मिलनी चाहिए। कम से कम इसका जड़ रामानुजगंज में है। तो रामानुजगंज में तो जैसे मोहन भैया हैं, ऐसे व्यक्ति और उभरें और आप लोग का भी हम लोग से हमेशा संपर्क बना रहे। अब ऐसे न मिल पाए तो कम से कम मोबाइल से तो रहे ही। यही मेरी इच्छा है भैया। इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी, धन्यवाद। आदरणीय मोहन जी कुछ बताना चाह रहे थे? शायद है नहीं हमारे बीच चर्चा में। कोई और साथी कुछ रखना चाहें, बताना चाहें, बता सकते हैं। अगर कोई साथी नहीं बोल रहे हैं तो 2-3 मिनट में मैं अपनी एक थोड़ा सा और बात रख देता हूँ। अगर कुछ प्रश्न बनेंगे तो उसमें साथी रख सकते हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि विचार की आवश्यकता ही क्या है? विचारक तो तब होंगे जब विचार करने वाले होंगे, तो विचार की आवश्यकता क्या है? क्यों मनुष्य ही विचार मंथन करता है या अन्य जीव भी करते हैं? तो मैं देखता हूँ हमें जो चीज़ पशुओं से भिन्न बनाती है, वो हमारी वैचारिकी ही बनाती है, हमारा आध्यात्मिक चिंतन बनाता है, हमारी जो व्यवस्था निर्माण की जो जो हमारी क्रियाविधि है, वो हमें पशुओं से, अन्य जीवों से अलग बनाती है। अर्थात अगर हमारे अंदर विचार मंथन न हो, चिंतन न हो, तो जो कहा जाता है कि धर्मेण हीन पशुभिः समाना, अर्थात मनुष्य विचार न करे, चिंतन न करे, तो वो पशु के समान ही हो जाता है। यही एक चीज़ है जो हमें पशुओं से भिन्न बनाती है। और हमारा नाम क्या है? तो हम सभी का नाम जो सुनते हैं, हम सभी का नाम ही मनुष्य है। मनुष्य शब्द जैसे ही आप कहते हैं, तो वैसे ही पता चलता है कि मनुष्य शब्द में ही मन शब्द आया है। अर्थात हम सभी क्या हैं? मननशील प्राणी हैं, विचारशील हैं, तर्कशील हैं। इसी कारण से जो है हम लोग किसी व्यवस्था का निर्माण कर पाते हैं। और सृष्टि के आरंभ से हर से मनुष्य ने समय-समय पर जो है, वो अपने अनुभव से, अपनी व्यवस्थाओं से कुछ न कुछ सीखा, उसमें संशोधन किया और नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया। कभी ऐसा भी रहा होगा कि मनुष्य जाति जो है वो छोटे-छोटे कबीलों से ही बनना शुरू हुई होगी। बाद में उसका जो स्वरूप है वो महानगरों की तरफ बदला होगा। लेकिन मनुष्य के इस महानगरों के बनने तक के सफ़र में, राष्ट्रों तक के बनने के सफ़र में जितनी तकनीकी बनी है, उस तकनीकी के बनने के सफ़र में, हमारी परिवार व्यवस्था के बनने के सफ़र में, इन सब का मूल आधार सिर्फ़ एक है, वह है विचार। यानी मनुष्य क्या है? चिंतन करता ही करता है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन चिंतन उसका स्वभाव है। और उस स्वभाव के आधार पर वो कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ सुधार करता है, तर्क करता है, लोगों के साथ बैठता है, कुछ निष्कर्ष निकालता है। तो इस जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष किसी नई व्यवस्था का निर्माण कर सकता है, जन्म दे सकता है। अभी पिछले से पिछले सप्ताह की बात है, मैं उत्तराखंड आर्य निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष हैं, मुनीश राठी जी के साथ जो है हम लोग गए थे और उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सभा का गठन हुआ।
तो हम लोग हरिद्वार से एक ही साथ गए मुजफ्फरनगर तक। और जो हमारा जो चर्चा, हमारी प्रतिदिन की जो चर्चा चलती है, हम लोग सामाजिक विषयों पर चर्चा जो करते हैं, इनको लेकर के मेरी उनसे काफ़ी अच्छी खासी बातचीत हुई और वो धीरे-धीरे सभी विषयों पर सहमत हुए। मैंने बस यही कहने का प्रयास किया, आप काम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। वो व्यक्ति का निर्माण, चरित्र निर्माण पर लगे हुए हैं, हम व्यवस्था पर निर्माण पर लगे हुए हैं, लेकिन व्यवस्था और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात हम उस काम को के लिए भी अगर वो सहयोग चाहेंगे तो हम मना नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं अच्छा काम है। लेकिन दूसरी तरफ से यह भी काम चलना चाहिए, एक तरफ से अगर घर के अंदर सफाई हो रही है, तो दूसरी तरफ से यह भी ध्यान रखा जाए कि दूसरा व्यक्ति कूड़ा-कचरा ना फैला दे। ऐसा ना हो कि हम लोग तो सारी सफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति गंदा करता ही जा रहा है, उसे ना रोका गया, तो कभी यह सफाई हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए 2 दिशाओं में अलग-अलग काम चल रहा है। जो धर्मगुरु हैं, वो उनका जो काम है, जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो चरित्र निर्माण में लगे हुए हैं। जो विचारक हैं, चिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं, नीति को समझते हैं, व्यवस्था को समझते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। व्यवस्था कैसे अच्छी व्यवस्था बने उसमें विचार कर रहे हैं। तो हमारा काम देखा जाए तो उनकी तुलना में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इस काम में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। आपको कथावाचक जगह-जगह मिल जाएँगे, साधु संत जगह-जगह मिल जाएँगे, चरित्र निर्माण करने वाले जगह-जगह मिल जाएँगे। लेकिन इस कार्य को आप लोग समझिए, हमारा काम बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा दायित्व है। इसमें दशक भी निकल जाते हैं, सदियाँ भी निकल जाती हैं। कई बार अचानक से परिवर्तन होता है, कुछ चिंगारी फूट जाती है और कई बार जो है कितने ही आंदोलन सुस्त पड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनसे किसी नई राजनैतिक दल का जो है जन्म हो जाता है। तो हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है और अपने जो जो हम लोग चिंतन-मंथन कर रहे हैं, ये भी प्रयास करना है कि ये किसी आंदोलन की भेंट ना चढ़ जाए, ये कहीं हाईजैक ना हो जाए, कुछ लोग इसका लाभ ना उठा लें, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठ गए। तो हमें दोनों दिशाओं से देख कर के करना पड़ेगा काम कि एक तरफ जो है समाज में ठीक लोग जो बन रहे हैं, वो ठीक है, बनाने वाले करते रहें। चरित्र निर्माण भी होता रहे, व्यवस्था निर्माण भी होती रहे, इसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है और हम लोग सौभाग्यशाली मानते हैं खुद को कि इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी क्योंकि मेरा सिर्फ़ एक मकसद था समझाने का, वो ये था कि हम सभी मननशील हैं, तभी मनुष्य हैं। अगर हमारे यहाँ मनन ना हो, चिंतन ना हो, विचार ना हो, हम अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो फिर हम लोग जो है किसी नई व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाएँगे। ऐसे में समूह के जितने लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं, एक तो मैं उनका आभारी भी हूँ कि वो अपना समय निकालते हैं। 1 डेढ़ घंटा समय निकालना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये वही लोग कर रहे हैं जो वास्तव में हृदय से चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि जो है वो व्यवस्था परिवर्तन करें। अन्यथा बिना किसी स्वार्थ के कोई कहीं नहीं जुड़ता है। अगर निस्वार्थ भाव से आप लोग जुड़े रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं और आप लोगों का विचार आता रहेगा, चिंतन आती रहेगी। हमारी ऐसी जो है जो चर्चा चल रही हो, वो और भी अधिक जो है विस्तार लेगी, ये व्यवस्था परिवर्तन का कार्य होगा। मैं चाहूँगा कि और कोई साथी अगर इस विषय पर बोलना चाहे तो वो अपनी बात रखें। जी, आदरणीय मोहन जी कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है, अगर किसी साथी की कोई बात नहीं है, तो फिर हम लोग चर्चा को समाप्त करेंगे। विपुल जी, कल का विषय बता दीजिए। हाँ, बोल रहा हूँ। जी, कल का विषय रहेगा विचारधारा 1020 से लेकर 1023 तक। जी, ठीक है। बाकी मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने साथियों से, अगर किसी का कुछ सुझाव हो या कभी ऐसा लगता है कि चर्चा हमारी कुछ नीरस जैसी हो जाती है या रिपिटेटिव होता है, तो सभी का सुझाव जो है वो सादर आमंत्रित है। चर्चा यथार्थ बनी रहे, इसमें हम सभी की सहभागिता समान रूप से होगी। तो समान रूप का अर्थ है आप भी अपनी बातें रखें।
कुछ सुधार की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है, तो उस पर जो है हम लोग अवश्य विचार करेंगे। जी, धन्यवाद। संजय भाई, आज की मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।